નમસ્કાર દોસ્તો, ઘણા લોકો પોતાની તકલીફોમાં હાર માની લેતા હોય છે, પરંતુ આજના વિડીયોમાં આપણે મળીશું ગીતાબેન રાવને, જેમને જીવનની મુશ્કેલીઓમાં હિંમત હાર્યા વગર સામનો કરીને લડત કરી છે અને દુનિયામાં પોતાની નામના મેળવી છે, તેમજ ઊંચાઈઓના શિખરો સર કર્યા છે. તમે જોઈ રહ્યા છો પરિચય ટોક. હું તમારો મિત્ર મહેન્દ્ર સોલંકી. 8 માર્ચના રોજ વુમન્સ ડેની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. પરિચય ટોક દ્વારા વુમન્સ ડે સેલિબ્રેશન સ્પેશિયલમાં બહેનોના પુરુષાર્થનો પરિચય મેળવીએ. આજે આપણે મુલાકાત કરીશું ગીતાબેન રાવ સાથે. તેના જીવનમાં બાળપણમાં ખૂબ જ મોટી મુશ્કેલીઓ આવી છે, તેમ છતાં પણ હિંમત હાર્યા વગર જીવનમાં સંઘર્ષ કરીને દુનિયામાં પોતાની નામના મેળવી ચૂકેલા ગીતાબેન રાવ સાથે વાત કરીએ. આવા પરિચય તમારી સુધી પહોંચાડીને સમાજની દરેક બહેનોને પ્રેરણા મળે તેવો પરિચય ટોકનો હેતુ છે. તો તમે વિડીયો પૂરો જોવાનું ભૂલશો નહીં. અમારી સાથે જોડાયેલા રહેવા માટે ચેનલને લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો, તેમજ તમારા મિત્રો અને ગ્રુપમાં પણ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું જણાવી પરિચય ટોકના સહભાગી બનો તેવી વિનંતી. આ વિડીયો વધુમાં વધુ લોકો સુધી શેર કરો, તેમજ તમને કેવા વિડીયો જોવા ગમે છે તે તમે અમને કમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવો. मैं गीता राव 41 अहमदाबाद से हूँ. मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूँ. सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद से मैंने अपना ग्रेजुएशन फिनिश किया है और अभी आई एम एन एंटरप्रेन्योर. जब मैं 3 साल की थी मुझे बहुत तेज़ बुखार आया था. मेरे पेरेंट्स डॉक्टर के पास लेके गए. डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन दिया और हम घर पे आए और मैं सो गई. सोने के बाद में मैं अपने आप उठ नहीं पा रही थी. पेरेंट्स ने फिर डॉक्टर के पास ले जाके कंसल्ट किया और मुझे उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम्स हुई है. डॉक्टर ने वापस चेकअप किया और बताया कि मुझे पूरी लाइफ अपनी बेड में गुजारनी होगी. मुझे हर वक्त किसी के सहारे की ज़रूरत रहेगी. अब पूरी लाइफ अपना एक छोटा सा काम भी मैं अपने आप नहीं कर पाऊँगी, ये डिसाइड हो गया था. तो मैं तो एक छोटी सी बच्ची थी, मुझे कुछ समझ नहीं था, लेकिन पेरेंट्स के ऊपर जैसे एक पहाड़ टूट गया था. धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बच्चे के लिए. तो मेरे सारे भाई बहन की तरह उन्होंने मुझे भी स्कूल में एडमिशन करवाया और अपने हाथों में उठा के लेके जाना पड़ता था उनको. और फिर वहाँ पे मेरे लिए एक सेपरेट चेयर होती थी मेरे क्लास में, वहाँ पे जाके वो मुझे रखते थे. वो मेरा डेली रूटीन हो गया था. वो उठा के मुझे लेके जाते, स्कूल में बिठाते और वहाँ से वापस ले जाना. फिर एक दिन वो ऐसे ही लेके जा रहे थे मुझे और वहाँ पीछे से किसी ने बोला कि ऐसी लड़की हो, इससे अच्छा तो लड़की नहीं हो, वो भी ज़्यादा अच्छा है. और मेरे पूरा फिजिकल कंडीशन के साथ मेंटल कंडीशन भी इतना स्लो था कि ऐसे तो कई लोगों ने कई बार मेरे पेरेंट्स को बोला होगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया. वो पहली बार था जब मुझे उन शब्दों का मतलब पता चला और मुझे ऐसे लगा कि ये ज़िंदगी बहुत एक बड़ी बोझ है मेरे लिए नहीं, लेकिन जो लोग मेरे आसपास हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी फैमिली है, उनके लिए भी बहुत बड़ा बोझ हूँ मैं. लेकिन धीरे धीरे मैंने सोचा कि कैसे भी करके अगर मैं इस डिपेंडेंसी को सेल्फ इंडिपेंडेंस में बदल लूँ तो शायद बहुत सारे प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे. और मैंने वहाँ से अब एक अपोजिट डायरेक्शन में अपनी लाइफ जीना स्टार्ट किया. हम लोगों ने सारी मेडिसिन्स बंद कर दिया. मेरे पेरेंट्स ने चेन्नई अपोलो हॉस्पिटल से हमारे घर पे एक परमानेंट डॉक्टर हायर किया. वो मुझे फिजियोथेरापी एक्सरसाइजेस कराते थे और वो एक्सरसाइज के बेस पे हम लोगों ने धीरे धीरे मैंने व्हील चेयर यूज़ करना स्टार्ट किया. फिर मैंने धीरे धीरे जो क्लचेस होती है, घोड़ीज होती है, वो सारी यूज़ करना स्टार्ट किया. हैंडीकैप बूट पहना और आज जो भी हूँ मैं आपके सामने ऐसे खड़ी हो सकती हूँ अपने पैरों पे. और ये मेरे लिए सबसे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है. तो बस मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप चाहो, आपके दिमाग में एक ख्याल आता है, उस ख्याल को आप भगवान का सिग्नल मानो और उसी डायरेक्शन में वर्क करना शुरू कर दो. आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी. जैसे मेरी लाइफ स्टोरी है,
मेरा जो लाइफ का अचीवमेंट है अब तक का, वैसे आप भी अपने सपने को पूरा कर सकते हो। खड़े होने के बाद में खड़ा होना वॉज नॉट इनफ। खड़े होने के बाद में अपने सपनों को अगर पूरा करना है तो आपको फिज़िकली स्ट्रांग बनना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए फिर मैंने उस डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट किया, बिकॉज़ मुझे अच्छा नहीं लगता था कि चलो मैं खड़ी हो गई तो सारे प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुए थे। वहाँ मेरे सारे काम के लिए मेरे साथ किसी न किसी की मुझे ज़रूरत पड़ती थी, या फिर कहीं पे भी जाना होता है, स्पेशली ट्रैवलिंग करना होता है, तो कोई ना कोई साथ होना ज़रूरी होता था। अगर वो लोग नहीं होते हैं तो मुझे कहीं जाना होता है, वो सपना भी अपने अंदर दबा के रखना पड़ता था और एक कॉम्प्रोमाइज़ करके उसी जगह पे बैठना है जहाँ पे मैं बैठी होती हूँ। तो धीरे धीरे मैंने वो सेल्फ इंडिपेंडेंसी कैसे लानी है, तो उस पर वर्कआउट करके पूरा मैं कहीं पे भी आज जाना होता है तो मैं अकेली चली जाती हूँ। आज भी मेरे बॉडी की मोस्टली जो डिसेबिलिटी है वो चली गई है, लेकिन मेरा लेफ़्ट लेग जो है वो अभी भी पूरा इनएक्टिव है, वेस्ट के नीचे से पूरा। लेकिन उसको मैंने डील कर लिया है ऑलरेडी, उसके साथ कैसे जीना है वो मैंने सीख लिया है ऑलरेडी। बार बार कभी अनजाने में गिर जाती हूँ, वापस खड़ी हो जाती हूँ, चल देती हूँ। तो डैट इज़ हाउ आई बिल्ट माई सेल्फ। और आज की कंडीशन में मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ। साइकिलिंग में शायद ही कोई गुजरात में ऐसी लड़की होगी जो सोलो साइकिलिंग करती है लॉन्ग डिस्टेंस तक, 200, 300, 400, 600 किलोमीटर तक। वो मैं बड़ी आराम से कर लेती हूँ, मुझे ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होती है उस तरह से। तो हर इंसान के कुछ सपने होते हैं जो हमेशा वो जब हर तरह से पूरा सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाता है इंसान, तो फिर वो अपने सपनों को पूरे करने के बारे में सोचता है। मेरे अंदर कहीं ना कहीं एडवेंचर भरा हुआ था। मुझे पहाड़ों के ख्याल आते थे हमेशा, कहीं जंगलों में या फिर कहीं पे नेचर के लैब में हमेशा मैं अपने आप को ढूंढती थी या फिर जाना चाहती थी, या फिर ऐसी वो जगह थी सारी जहाँ पे मैं हमेशा अपने आप को फील करना पसंद करती थी। मेरी सिस्टर माउंटेनियर है, उसने वर्ल्ड के 7 समिट में से 4 समिट ऑलरेडी ख़त्म कर दिए हैं, और वो पहाड़ों पे जाती थी, जब अपने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह सब दिखाती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैंने तब डिसाइड किया कि मैं भी धीरे धीरे छोटे मोटे ट्रैक्स या ऐसे करूँगी, और मैंने उसके साथ ट्रैकिंग स्टार्ट किया। मुझे हमेशा ट्रैकिंग में हार्डली 10-15 मिनट भी अपने आप नहीं चल सकती हूँ, मुझे किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती है। तो अपने पास वॉकिंग पोल्स रखती थी और मेरी सिस्टर को हमेशा अपने साथ रखती थी ट्रैकिंग में, तो डैट कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझे हेल्प करे। फिर उस तरह से हमने धीरे धीरे मैंने पहाड़ों पे जाना शुरू किया, और वहाँ पे ऐसे लगा कि मैं लिटरली उड़ रही हूँ, इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही थी मुझे। तो धीरे धीरे मैंने ट्रैकिंग किया, तो काफ़ी सारे अच्छे बड़े हिमालयन ट्रैक्स हैं जो मैंने किए हुए हैं मेरी सिस्टर के साथ में, वो हमेशा ट्रैकिंग के वक्त मेरे साथ रहती है। उसके बाद में मुझे बंगी जंपिंग करने की इच्छा हुई, तो सबसे पहले मैंने ढूंढा कि इंडिया की सबसे हाईएस्ट बंगी जंपिंग कहाँ होती है, तो हमको पता चला कि ऋषिकेश में वो होती है। तो मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों वहाँ पे ऋषिकेश चले गए, और वहाँ पे इंडिया की हाईएस्ट बंगी जंपिंग होती है 83 मीटर की। तो वहाँ पे सबसे पहले मुझे वहाँ की जो टीम थी मैनेजमेंट, उन्होंने मना कर दिया कि बिकॉज़ मेरे लेग में प्रॉब्लम है, प्लस मेरे दोनों लेग की लेंथ अलग अलग है, एक पैर छोटा है, तो इसकी वजह से मेरे को बंगी जंपिंग करते वक्त मेरा जो वर्किंग लेग है उस पर भी इफ़ेक्ट आ सकती है, इसलिए उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो मैंने बोला कि मुझे ऑर्गेनाइजर से बात कराइए, आई वुड ट्राई टू कन्विंस हिम, अगर वो मना बोलते हैं तो मैं वो नहीं करूँगी। फिर मैंने ऑर्गेनाइजर से बात की, वो बंदा भी ऑस्ट्रेलिया से था, मार्क उनका नाम था, और वो काफ़ी एडवेंचरस थे, तो वो मेरी फीलिंग को समझते थे कि मेरे अंदर उसको करने की कितनी इच्छा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जस्ट बिकॉज आपके अंदर वो फीलिंग है इसलिए मैं आपको अलाउ करता हूँ, लेकिन फिज़िकली अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद रहोगे। फिर उन्होंने अलाउ किया, मैंने एक स्पेशल बॉन्ड साइन किया, और बहुत ही जल्दी मैंने वो जंप वहाँ से कर दिया, और शायद उस वक्त इंडिया की पहली वो लड़की थी मैं जिसने वो जंप इतना जल्दी
कर दिया था। वो किया, उसके बाद में मेरा साइकिलिंग स्टार्ट हुआ। साइकिलिंग स्टार्ट हुआ तो अहमदाबाद में साइक्लोथॉन आ रही थी करीब 2016 में, फरवरी 2016 में। मैंने अपने भाई के बेटे को, मेरे भांजे को एक साइकिल गिफ्ट किया था उस वक्त। तो उन लोगों का स्कूलिंग, आजकल के बच्चों को तो पढ़ाई इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपनी स्कूलिंग की वजह से साइकिलिंग नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने वो साइकिल चलाना स्टार्ट किया। मैंने बोला अभी अहमदाबाद में साइक्लोथॉन आ रहा है, सारे लोग साइकिल चला रहे हैं, मैं भी एक बार कोशिश तो कर ही सकती हूँ। ये सोच के मैंने वो साइकिल चलाने का ट्राई किया। तो पहले 2-3 दिन तो मुझे साइकिल सीखने में लगे, बट समहाउ मैं उसको मैनेज करना सीख गई। उसके बाद में साइकिल चलाना स्टार्ट किया तो 200 मीटर भी साइकिल में नहीं चला पाई थी और मेरी हालत फिज़िकली बहुत ख़राब थी। तो मैंने बोला कि अब उसमें सबसे लो कैटेगरी का जो डिस्टेंस था वो भी 14 किलोमीटर का था और यहाँ पे मैं 200 मीटर भी साइकिल नहीं चला पा रही हूँ। तो 14 किलोमीटर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। घर पे आई, थोड़ा सा रेस्ट किया क्योंकि बहुत थक चुकी थी और साइकिलिंग का ख्याल तो मैंने दिमाग से ही निकाल दिया कि नहीं, ये सब अपने से नहीं होता है तो फिर नहीं करेंगे हम। लेकिन सोने के बाद में जो ख्याल आते हैं, सपने आते हैं, तो सपने में मैंने देखा कि 200 मीटर भले ही नहीं चली हो लेकिन मरने से पहले एक बार 200 किलोमीटर ज़रूर चलाऊंगी साइकिल। और उस सपने ने मेरी आंखें खोल दी और मैं लग गई कि नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे ये डिस्टेंस तो पूरा करना ही है। और धीरे धीरे साइकिलिंग का डिस्टेंस बढ़ाते गई और फाइनली वो इवेंट का दिन आया और मैं अपने दोस्तों के साथ साइक्लोथॉन में ग्रीन कैटेगरी में राइड करने निकल गई थी। वहाँ पे जब मैंने पूरा लूप ख़त्म किया 14 किलोमीटर का, तो मेरा कोई भी दोस्त वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो मैंने सोचा सब लोग शायद चले गए होंगे क्योंकि मैं तो इतनी स्लो साइकिलिस्ट हूँ, तो शायद किसी ने मेरा वेट नहीं किया होगा और बहुत जल्दी आ गए होंगे तो वो लोग निकल गए होंगे। तो मैंने बोला अब हो ही गया है टाइम, तो एक और लूप लगा के आ जाती हूँ। ऐसा सोच के मैंने एक और लूप लगा दिया 14 किलोमीटर का और वापस आई तो देखती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स वहीं पे थे। तो वो लोग मुझे कंसोल कर रहे थे, सांत्वना दे रहे थे जैसे कि कोई बात नहीं, तुम लेट आई हो तो हम लोग तुम्हारा वेट कर रहे थे यहाँ पे। तो मैंने बोला आप लोग अब आए हो, मैं तो ये दूसरा लूप ख़त्म करके आ रही हूँ। तो देवर ऑल सरप्राइज कि ये कैसे हो सकता है। मैंने बोला हाँ, मैं ये दूसरा लूप ख़त्म करके आई हूँ, मैंने 14 किलोमीटर नहीं, मैंने 30 किलोमीटर ख़त्म किया है यहाँ पे। तो दैट वाज हाउ उसने मुझे एक वेव दिया, एक विंग दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है तो आप वो सब कुछ नहीं कर सकते हो जो नॉर्मल लोग करते हैं। शायद अगर आपके अंदर उसका पैशन है तो उससे भी कहीं ज़्यादा बेटर आप वो चीज़ कर सकते हो। और वहाँ से मुझे एक मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हुआ कि नहीं, मैं जो चाहती हूँ वो सब कुछ कर सकती हूँ। जस्ट फर्स्ट स्टेप था कि मैं जो 200 मीटर नहीं चला पाई वहाँ पे रुक नहीं गई, मैंने अपना कदम आगे बढ़ाना चालू रखा जहाँ पे मुझे पहुँचना था। तो वहाँ पे मुझे ऑलरेडी रास्ता पता चल गया था, मैं आ रहा था मुझे कि कुछ भी करना असंभव नहीं है। इतना अब तक की लाइफ में मैं समझ गई थी क्योंकि मेरी खुद की लाइफ ही उस तरह का एग्जाम्पल मेरे लिए सेट करती गई थी। तो कुछ भी करना है उसके लिए सिर्फ आपको सोचना है और उस डायरेक्शन में आपको अपना फर्स्ट कदम रखना है, बाकी रास्ता अपने आप बनता जाता है। दैट इज़ व्हाट मैं अपनी लाइफ की जर्नी से सीखी थी। फिर मैंने सोचा कि अभी एक डिस्टेंस कर लिया है तो धीरे धीरे मैं डिस्टेंस बढ़ाती गई और जैसे जैसे मैं साइकिलिंग का डिस्टेंस बढ़ाती गई मुझे ऐसा समझ में आया कि मैं जितना लंबा चलाती हूँ उतना ज़्यादा ही मुझे अच्छा फील होता है, फिजिकली भी फिट होता है, मेंटली भी, और जो अपनी आत्मा की खुशी होती है वो मुझे उसमें फील होती है। तो धीरे धीरे मैंने वो डिस्टेंस बढ़ाना स्टार्ट किया। पहले मैंने उसके बाद 50 किलोमीटर किया, उसके बाद मुझे 100 किलोमीटर चलाने की इच्छा हुई। तो 100 किलोमीटर के लिए मुझे किसी का सपोर्ट आई वॉज सीकिंग। तो मैंने सोचा कोई इवेंट में पार्टिसिपेट करूँगी तो उसमें तो ऑर्गेनाइज़र रहते हैं, तो आगे पीछे उनका सपोर्ट व्हीकल वगैरह रहता है और बहुत सारे लोग होंगे, तो शायद अगर मुझे कहीं पे कुछ दिक्कत भी आई तो वो लोग मेरा ध्यान रख लेंगे। ऐसा सोच के मैंने पोलो की इम्पॉसिबल रेस करके एक इवेंट होता है उसमें पार्टिसिपेट किया। अभी
इवेंट का नाम अगर आप देखोगे तो पोलो इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल इसका नाम क्यों रखा, ये सब मेरे दिमाग में तब तक समझ में नहीं आया जब तक मैंने ये इवेंट अटेम्प्ट किया। मैंने बोला अभी 50 किलोमीटर तो मैं सीधे रोड पे आराम से चला लेती हूँ, तो थोड़ा रुक रुक के 100 किलोमीटर भी ख़त्म कर लूँगी, ये सोच के मैंने इस इवेंट में रजिस्ट्रेशन किया था। अब जब इवेंट का दिन आया, ये बात है मेरा साइकिलिंग स्टार्ट करने के ठीक 1 महीने बाद ये इवेंट था। फिर मैं वहाँ पे पोलो पहुँच गई और इवेंट का फ्लैग ऑफ स्टार्ट हुआ और फीमेल को वो 7 घंटे में फिनिश करना था वो 100 किलोमीटर का रेस। अब मैंने इवेंट स्टार्ट किया तो पहले ही 25 किलोमीटर में इतना हाई एलिवेशन था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा किया ही नहीं था। अहमदाबाद में ऐसे तो रोड ही नहीं है कि जहाँ पे कोई भी साइकिलिस्ट ऐसे साइकिल कर सकते हैं। अब ये इवेंट में पहले 25 किलोमीटर में मैं पूरा चीख उठी थी, एकदम मेरा पूरा बॉडी ड्रेन हो चुका था और मैं बेहोश होके गिर गई एक बड़ा सा क्लाइंब करके। वो क्लाइंब भी मैं खुद साइकिल पे नहीं कर पाई थी। वो क्लाइंब, जितने भी क्लाइंब आते थे वहाँ पे मुझे साइकिल से नीचे उतरना है, साइकिल के सपोर्ट से चल के ऊपर जाती थी और ऊपर जाके फिर वहाँ पे नीचे उतरने का टाइम आता था, जब डाउनहिल करनी होती थी तब मैं वापस साइकिल पे बैठ के साइकिल चलाती। दैट वे आई वॉज राइडिंग टिल 25 किलोमीटर। और जो 25 किलोमीटर वाला क्लाइंब था वहाँ पे आके मैं अचानक बेहोश हो गई और गिर पड़ी। वहाँ पे गिर पड़ी, शायद मुझे नहीं पता है, पर 5-1 मिनट जितना हुआ होगा वही अनकॉन्शियस कंडीशन में। और फिर वहाँ से पीछे से एक सपोर्ट व्हीकल आया, मैं उठी, उन्होंने मुझे पानी दिया, खाना दिया, सब कुछ खाया। उसके बाद में उन्होंने बोला कि अभी आपको क्या करना है, आगे कंटिन्यू करना है या फिर आपको यहीं पे स्टॉप करना है। तो पता नहीं, कोई जब ऐसे बोलता है कि आपको क्विट करना है तो मेरे दिमाग को एक अलग ही सिग्नल मिलता है और वो उसी वक्त मेरा माइंड बोलता है कि नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं, भले ही मुझे कितना भी टाइम लगेगा। अगर 7 घंटे में फिनिश नहीं हुआ तो और टाइम लगाऊंगी, लेकिन मैं फिनिश लाइन तक ज़रूर पहुंचूंगी। फिर मैंने अपने घर पे पेरेंट्स को फ़ोन किया कि मेरा फिज़िकल कंडीशन इस तरह का है और मुझे नहीं लगता है कि मैं आगे जा पाऊंगी। तो मेरा फैमिली है, वो भी मेरा एक बैकबोन है। मैं कहीं पे भी अटक जाती हूँ तो उनसे बात कर लेती हूँ, तो मुझे एक नया बूस्ट मिल जाता है। तो मेरे इस कॉल पे उन्होंने मुझे यही रिप्लाई दिया कि तेरी पूरी लाइफ में तूने लास्ट मोमेंट तक कभी भी हार नहीं मानी है। तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही बोलते हैं कि अगर तू बेहोश होकर खड़ी हो गई है तो आगे तुझे जाना चाहिए जब तक दोबारा बेहोश न हो जाए। तो बस मुझे तो इतनी ही एनर्जी की ज़रूरत थी और वो एनर्जी मुझे ऑलरेडी मिल चुकी थी। और वहाँ से मैंने राइड करना स्टार्ट किया तो वहाँ से कंटिन्यूस 90 किलोमीटर पे मैं दोबारा मिली। ऑर्गेनाइज़र वहाँ पे आए और वो लोग वहाँ पे खड़े थे और उनको मेरा पूरा रास्ते में मैंने कैसे साइकिल चलाई, क्या क्या तकलीफ़ें हुई मुझे, बार बार उतर के, हर क्लाइंब पे मुझे उतर के चल के करना पड़ता था क्लाइंब, और फिर वापस डाउनहिल पे मैं साइकिल चलाती थी। दैट वे उनको पूरा ये सब ऑलरेडी पता चल चुका था। 90 किलोमीटर पे ऑर्गेनाइज़र आए और उन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया। वहाँ पे एक यू टर्न आ रहा था तो, और उन्होंने मेरी साइकिल के साथ दौड़ना स्टार्ट किया। तो उनकी दौड़ने की जो स्पीड थी वो भी मेरी साइकिलिंग की स्पीड से ज़्यादा थी। वो मेरा फिज़िकल कंडीशन था उस वक्त। और फिर वहाँ पे उन्होंने मुझे रोका और बोला कि यू नीड 1 रेड बुल। उन्होंने मुझे एक रेड बुल दिया और बोला कि अब हम तुम्हारा फिनिश लाइन पे वेट कर रहे हैं। और वहाँ पे जाके मैं फिनिश लाइन पे पहुँची हूँ और जो वेलकमिंग उन्होंने मेरा किया है, आधा घंटा, हालांकि जो ओवर टाइम होता है वो मेरा ओवर टाइम था। 7 घंटे का जो लड़कियों का टाइम था उसमें मैं फिनिश नहीं कर पाई, आधा घंटा मुझे ज़्यादा लगा था, बट स्टिल दैट वाज वेरी मच कमेंडेबल कि पहली मेरी सेंचुरी थी वो इतने एलिवेटेड रूट पे थी और वो मैंने फिनिश की। मेरे लिए उससे ज़्यादा बड़ी बात कोई नहीं थी कि मैंने जो सोचा था उसको शुरू किया और उसको मैं ख़त्म भी कर रही हूँ। फिर वहाँ पे जाके ऑर्गेनाइज़र ने एक स्पेशल प्राइज़ अनाउंस किया 11,000 का। वो मेरा स्पोर्ट्स का सबसे पहला प्राइज़ था। स्कूलिंग में तो मुझे बहुत छोटे मोटे प्राइज़ मिले थे, लेकिन पैसे का, वो भी स्पोर्ट्स में, वो भी उस इंसान को जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में स्पोर्ट्स के बारे में सोचा भी नहीं हो, उसको इतना बड़ा मॉनेटरी प्राइज़ मिलना वो बहुत बड़ी बात थी।
तो वो प्राइज़ उन्होंने मुझे दिया, बहुत सारे सरप्राइज भी उन्होंने मुझे दिए एज एन ऑर्गेनाइज़र। और सबसे बड़ा मैसेज ये था कि वहाँ पे कुछ नॉर्मल लोग भी थे जिन्होंने उस रेस को क्विट किया, क्योंकि वो रेस सही में बहुत टफ़, शायद गुजरात का सबसे टफ़ रेस था जो वो लोग क्विट करते हैं, लेकिन मैंने वो फिनिश किया। तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। उसके बाद मैंने 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर ऐसी एक फ्रांस की एक सीरीज़ होती है साइकिलिंग की, उसके बारे में सुना। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू अटेम्प्ट दिस ऑल्सो, बिकॉज ये जो डिस्टेंस होता है ना वो हमेशा मुझे अट्रैक्ट करता है। और एनीवे लाइफ में 200 किलोमीटर कभी चलानी है, वो तो एक सपना था ही। तो 100 के बाद अब मुझे ख्याल आया कि 200। देखो, दिमाग का भी ऐसा होता है, इंसान के सपनों का भी ऐसा होता है कि एक बार एक सपना पूरा हो जाता है तो वो लाइफ वहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, दूसरा नया सपना उसके अंदर जन्म ले लेता है। तो मुझे अब ख्याल आया कि 200 किलोमीटर करना है मुझे। अब 200 किलोमीटर वाला जो फ्रांस की सीरीज़ थी उसके बारे में मैंने पढ़ा, तो मुझे पता चला कि वो लोगों का कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है नवंबर में और एंड होता है अक्टूबर में। उस एक कैलेंडर ईयर के अंदर आपको 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर और 600 किलोमीटर की एक सीरीज़ आती है। उस सीरीज़ को आपको ख़त्म करना होता है, और उस सीरीज़ को ख़त्म करने के बाद में आपको एक सुपर रन रेंडियर का टाइटल मिलता है। वो किसी भी साइकिलिस्ट को मिल सकता है। जो भी ये सीरीज़ एक साल में ख़त्म करता है वो कोई भी साइकिलिस्ट सुपर रन रेंडियर बन सकता है। लेकिन उसमें फिजिकली डिसेबल लोगों के लिए कोई सेपरेट रूल्स या रेगुलेशन नहीं होता था। और जब मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, शायद किसी ने अटेम्प्ट भी नहीं किया था, तो जब मैंने 200 किलोमीटर पूरा किया, वो भी मैंने चूज़ किया पोलो वाला ही, क्योंकि मुझे पता था कि ये टफ़ एलिवेटेड है, तो इसमें मुझे अच्छा सा एडवेंचर मिलेगा, मुझे तकलीफ़ भी होगी, लेकिन वो तकलीफ़ के बाद में जो मज़ा आता है उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। इसलिए मैंने दोबारा वही वाली सिलेक्ट करके 200 किलोमीटर फिनिश किया। लेकिन वहाँ पे भी मुझे आधा घंटा, जो कट ऑफ नॉर्मल लोगों के लिए जो कट ऑफ टाइम होता है उसमें आधा घंटा ज़्यादा लगा। तो मैंने सोचा शायद मैं ऑर्गेनाइज़र को बोलूँगी कि इफ़ दे कैन कंसीडर मी एज अ स्पेशल केस, और वो आधा घंटा कंसीडर करेंगे तो मुझे एक रन रेंडियर का टाइटल मिल जाएगा। ये सोच के मैंने ऑर्गेनाइज़र से बात किया, तो उन्होंने बताया कि डिफरेंटली एबल लोगों के लिए ऐसा कोई सेपरेट रूल्स और रेगुलेशन नहीं है, और आज तक किसी ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया है। आपने किया है तो आगे हम लोग ये कमेटी तक या फिर फ्रांस तक ये बात पहुंचाएंगे कि इफ़ दे कैन कंसीडर उस तरह का, और रूल्स और रेगुलेशंस में थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं तो। लेकिन ये पूरा प्रोसेस है, उसमें काफ़ी सारा टाइम लगेगा। और एज़ फार एज दिस BRM इज़ कंसर्न, हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको अगर करना है तो आइधर आप इसको करो या मत करो, या फिर ये जो कट ऑफ टाइम है उसमें आप फिनिश करोगे तभी जाके आपको ये टाइटल मिल सकता है रन रेंडियर का, अदरवाइज़ नहीं मिल सकता है। तो मैंने बोला ठीक है। अभी इतना तो पता चल गया था कि इसमें कोई रिलैक्सेशन या ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे ये करना है तो जो नॉर्मल लोगों का कट ऑफ है उसी के अंदर मुझे फिनिश करना है। और ये जो पहला BRM किया उसके टाइम मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे पहले तो जब हमने शुरू किया तब मेरे साथ काफ़ी सारे लोग साइकिल चला रहे थे, लेकिन बिकॉज उसको एक कट ऑफ टाइम में फिनिश करना होता है, 13 घंटे और 30 मिनट के अंदर 200 किलोमीटर फिनिश करना होता है। तो हर किसी को अपने टाइटल की पड़ी हुई होती है कि नहीं, हमको एनीवे इसको लेना है। तो आपके साथ कोई नहीं चलाता है उस वक्त, अपनी अपनी स्पीड से अपने हिसाब से सब निकल जाते हैं। तो वहाँ पे मैं पूरा अकेली थी, कोई नहीं था मेरे साथ चलाने वाला। तो वो अकेले फिनिश करने के टाइम पे उस वक्त मेरी साइकिल भी मेरे पास नहीं थी, क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट थे, तो मैंने किसी और की बाइक ली थी। और ये रोड बाइक जो होती है वो बहुत टेक्निकल बाइक होती है। इसके अगर आपका सैडल हाइट बराबर नहीं है, आपका फ्रेम साइज़ प्रॉपर नहीं है, और किसी की भी बाइक अगर आप ले लेते हो तो आपको फिज़िकली अलग अलग प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। अब मैं इतना नॉन टेक्निकल थी ये सब बातों के लिए कि मुझे ये सब पता भी नहीं था कि कैसे ये सब अफेक्ट करता है इतना सारा।
फिर भी मैंने अपने एक दोस्त की बाइक लेके ये BRM अटैम्प्ट किया था 200 किलोमीटर वाला। तो फर्स्ट 70 किलोमीटर में मुझे मेरा बॉडी पूरा एग्जॉस्ट हो गया था और मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो गया था और फिज़िकल कंडीशन इतनी ख़राब थी कि जब यू टर्न आता है 100 किलोमीटर का, तो मैंने वो डिसाइड कर लिया था 100 किलोमीटर पे मैं क्विट कर रही हूँ, मैं आगे नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं सैडल पे ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी। उस तरह का फिज़िकल कंडीशन में बाकी का और आगे का 100 किलोमीटर फिनिश करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। फिर 100 किलोमीटर आया, वहाँ पे उसी दिन द अदर पार्ट वॉज कि उसी दिन 200 किलोमीटर के साथ में 300 किलोमीटर का भी इवेंट था, तो ऑन द सेम रूट, लेकिन जो 300 किलोमीटर वाले थे उनको वहाँ से थोड़ा आगे जाना था। तो जब 100 किलोमीटर का यू टर्न आया तब ऑर्गेनाइज़र ने मुझे बताया कि आप यहाँ पे वेट कर सकते हो, हम 300 किलोमीटर वालों को आगे सपोर्ट देके जब वापस आएंगे तब आपको यहाँ से पिक करके लेके जाएंगे। तो एनीवे वहाँ पे भी मैं अकेली थी, वहाँ पे मेरे साथ बैठने वाला भी कोई नहीं था। तो मैंने बोला यहाँ पे अकेले बैठ के क्या करूँगी, इससे अच्छा धीरे धीरे मैं आगे जाती हूँ। तो मैंने ऑर्गेनाइज़र को बोला कि मैं आप जब तक वापस आओगे तब देखेंगे, तब तक तो मैं साइकिल चला रही हूँ। तो उन्होंने बोला अगर आप क्विट कर रहे हो तो क्यों ऐसी फिज़िकल कंडीशन में चलाना है आपको, आप यहाँ पे बैठ के वेट करना, हम लोग आके लेके जाएंगे। तो मैंने बोला देखो मैं क्विट नहीं कर रही हूँ, अगर आप यहाँ पे नहीं हो तो आप, मैं क्विट नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ से चला रही हूँ और फिर आप जब आओगे तब देखेंगे मेरी फ़िज़िकल कंडीशन अगर मुझे साथ देगी तो मैं करूँगी, अदरवाइज़ नहीं आऊँगी। तो उन्होंने बोला ठीक है। वहाँ से आगे गई तो विंटर का टाइम था और अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, तो 5 बजे ऑलमोस्ट अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था। 6 बजे तक 2-3 बाइकर्स आए वहाँ पे और वो लोग मुझे फॉलो करने लगे, मुझसे बातचीत करने लगे। अब लाइफ में कभी ऐसा सिचुएशन फेस नहीं किया था, तो पता नहीं था उसको कैसे डील करना है। और मतलब कोई ऐसे आके बोल रही हूँ मैं कि आप आगे चले जाओ, फिर भी नहीं जा रहा है, तो वो थोड़ा एक बीइंग फीमेल एक कैरी सिचुएशन आ जाता है, स्पेशली तब जब आपने कभी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं की है। तो पहली बार जब मैंने बताया तो एक बाइकर चला गया था, दूसरी बार 2-3 बाइकर आए तो वो भी धीरे धीरे चले गए, लेकिन लास्ट में एक और बाइकर आया था, वो जा ही नहीं रहा था। तो मैंने उसको बोला कि आप चले जाओ, आई एम नॉट फीलिंग गुड। तो वो थोड़ा आगे जाके वहाँ से मुझे लाइट दिखना बंद हो गई, तो मैंने सोचा वो भी बाकी सब जैसे गए वैसे वो भी चला गया। 10 मिनट और आगे गई और वही बाइकर वापस मुझे फॉलो कर रहा है और मुझसे बात करने का ट्राई कर रहा है, और अंधेरा उस वक्त काफ़ी हो चुका था। तो फिर मैंने बोला अगर मतलब बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई, इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी, मैंने बोला कि अभी आप नहीं जा रहे हो तो मैं पुलिस को फ़ोन करूँगी और फिर यू विल बी इन ट्रबल। तो वो और फिर वहाँ पे मैं रुक गई और ऑर्गेनाइज़र को मैंने फ़ोन किया। वो बाय द टाइम वो बाइकर आगे गया, मैंने बोला कि आपको आने में कितना टाइम है, मुझे नहीं करना है ये BRM, क्योंकि मेरे लिए मेरी सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो नहीं है तो ये सब कुछ करने का कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने बोला हमको अभी आने में मिनिमम 1 घंटा लग जाएगा, फिर आप देखो, आप हो ऐसा हो तो वहीं पे रुक जाओ जहाँ पे हो, या फिर आपको जैसे ठीक लगता है। तो मैंने बोला ठीक है। तो एनीवे रुकने का तो कोई सवाल ही नहीं था, पूरा डार्क था, इवन स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी वहाँ पे। तो मैंने बोला ठीक है, अभी यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं है, मैं आगे जाऊँगी। और आगे जाने के बाद में ऐसे साइकिल चलाई है मैंने जैसे पागल कुत्ते ने काटी है। सारा बॉडी का पेन, सारा वो तकलीफ़ है वो कहाँ चली गई मुझे खुद को पता नहीं था, उतना डर वो अंदर आ गया था। और आगे ऐसे चलाते चलाते मैं अपना जो फिनिश पॉइंट था, इतना फ्रस्ट्रेटेड थी माइंड से कि वो फिनिश पॉइंट आ गया, वो भी मुझे नहीं दिखा और मैं उससे भी आगे जा रही हूँ। तो वो ऑर्गेनाइज़र ने लकीली मुझे उस वक्त देख लिया था, वहाँ फिनिश पॉइंट पे होते हैं। तो उन्होंने मुझे देख लिया और मुझे चिल्ला के बोला कि ओ यू हैव फिनिश्ड दिस रेस, आप यहाँ पे आ जाओ वापस। और मैं वहाँ पे उस वक्त आ गई और पता चला कि जो नॉर्मल कट ऑफ टाइम था 13.5 घंटे का, मैंने 14 घंटे में वो फिनिश किया है। दैट वाज अमेजिंग, लाइक रियली फिर से कमेंडेबल था। फिर उन्होंने मुझे बताया, सब कुछ बोला और सब कुछ ख़त्म हुआ, वहाँ पे सारी फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म हो गई और ये पता चल गया कि वहाँ पे मुझे लेट फिनिश का टाइटल मिल रहा है। इट्स नॉट वैलिड, मतलब जो फिनिशर में मेरा काउंटिंग नहीं होगा। बट मैंने बोला एनीवे इट्स डजंट मैटर,
कि 70 कंडीशन पे तो मैं किलोमीटर पे मैं छोड़ने वाली थी वैसे, उसके बदले मैं अभी फिनिश कर रही हूँ। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। वो फिनिश किया, घर पे पहुँची और डिसाइड कर लिया कि ज़िंदगी में ये मेरा जो BRM है वो लास्ट BRM है। आज के बाद मैं कभी BRM नहीं करूँ, मुझे ये सीरीज़ नहीं करनी है। भले ही मेरा लोगों ने जो बोला वो बोला, मुझसे नहीं होता है तो ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं होगा मुझसे। 2 दिन गए, रेस्ट किया, बॉडी पूरा ठीक हो गया, 1 वीक हो गया। उसके बाद वो कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है ना, मैंने बोला नहीं, हाउ कैन आई लिविंग माई लाइफ। मैं अपना, मुझे जो पसंद है, मुझे जिस तरह की लाइफ जीनी है उस तरह की लाइफ जीना मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। मुझे इन सब सिचुएशन से डील करके उनको कैसे ओवरकम करना है वो सीखना है। और धीरे धीरे मैं सीख गई कि लोगों को कैसे कन्विंस करना है, लोगों को कैसे डील करना है और कैसे अपनी सेफ्टी को ध्यान में रख के अपने सपने पूरे करने हैं। उसके बाद मैंने 300 किलोमीटर उससे भी टफ चूज़ किया, 400 किलोमीटर उससे भी टफ चूज़ किया और 600 किलोमीटर उससे भी टफ किया। ये सारी सीरीज़ मैंने एक के बाद एक टफ चूज़ की, लेकिन सब में किसी न किसी वजह से कहीं पे इसमें ऐसा होता है कि 400 किलोमीटर है तो ऐसा नहीं है कि आप पहले स्टार्ट करो और फिनिश करो। उसका जो टाइम है वो टाइम अगर आपने मेंटेन किया है तो आप एज अ फिनिशर डिक्लेयर हो जाओगे, ऐसा नहीं है। वहाँ पे बीच में अलग अलग इंटरमीडिएट कंट्रोल पॉइंट होते हैं। जैसे 400 किलोमीटर है तो पहले 70 किलोमीटर पे होगा या फिर 150 किलोमीटर में होगा और लास्ट में एक और होगा। उस तरह से अलग अलग कंट्रोल पॉइंट होते हैं। वो सारे कंट्रोल पॉइंट आपको जो नॉर्मल लोग के कट ऑफ टाइम होते हैं उसके अंदर ही फिनिश करने हैं। अगर उसमें भी ज़रा सा भी माइनर डिफरेंस है, इवन 5 मिनट भी आपका वहाँ पे लेट है और अगर ऑर्गेनाइजर कंसीडर नहीं करता है तो आप भले ही उसको कट ऑफ टाइम में फिनिश करते हो, आपका वो वैलिड नहीं होगा। मीन्स कोई भी रेस का सारे स्टेज होते हैं, वो स्टेज भी आपको फिनिश करने हैं, उसी टाइम में फिनिश करने हैं और तभी जाके आपको ये टाइटल मिलता है। तो मेरी पहली 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, इवन 600 किलोमीटर में मेरा लास्ट इंटरमीडिएट कंट्रोल पॉइंट 15 मिनट का लेट था और फिनिश तो मैंने उसका 40 घंटा जो होता है उसी 40 घंटे में फिनिश किया। स्टिल ऑर्गेनाइज़र ने कंसीडर नहीं किया। अब 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर किसी भी डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए फ़िनिश करना मतलब एक सपने जैसा होता है। और एक बार फिनिश वो इसलिए करता है क्योंकि उसका सपना है, लेकिन दोबारा वो उसके बारे में सोचेगा नहीं। तो मैंने भी यही सोचा कि अब पता नहीं ज़िंदगी में मैं कितनी बार ये सीरीज़ फिनिश कर सकती हूँ। एक बार इतनी मुश्किल हो रही है मुझे, उसमें भी मेरा टाइटल तो एनीवे मुझे नहीं ही मिल रहा है, सब हर बार मैं लेट हो जाती हूँ, तो मैं कब जाके फिनिश करूँगी। तो उसके वही सब सोच के मैंने ऑर्गेनाइज़र को रिक्वेस्ट किया कि मेरा केस, वो लोग जेन्युइन केस अगर कंसीडर करके मुझे ये टाइटल दे सकते हैं तो मेरा एक पूरा बड़ा अच्छा सा जो इंटरनेशनल टाइटल कहलाता है वो टाइटल मुझे मिल जाएगा। लेकिन ऑर्गेनाइज़र ने साफ मना कर दिया कि नहीं, डिफरेंटली एबल लोगों के लिए ऐसा कोई सेपरेट रूल नहीं है, इसलिए हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते हैं, तुमको क्यों सिंपैथी लेनी है। और ये वर्ड्स अगेन इन्होंने मेरे माइंड को हैमर कर दिया और मैंने डिसाइड किया कि नहीं, कुछ भी हो जाए, मैंने जो इनिशिएटिव लिया था पूरा मैं एक कम्युनिटी के लिए ले रही थी, डिफरेंटली एबल कम्युनिटी के लिए ले रही थी। लेकिन उसके बदले में अगर मुझे ऐसे वर्ड्स सुनने पड़े कि मुझे अपने लिए सिंपैथी चाहिए तो मुझे ऐसा टाइटल भी नहीं चाहिए। और मैंने डिसाइड किया कि नहीं चाहिए ये टाइटल और नहीं चाहिए सिंपैथी। मैंने उसको छोड़ने का डिसीज़न ले लिया था। लेकिन अगेन कभी कभी आपका बॉडी इतना ड्रेन हो जाता है, इतनी तकलीफ़ होती है आपकी बॉडी को कि ये सारे ख्याल आना एकदम नेचुरल होता है। लेकिन जब रिकवरी हुई मेरी, वो 600 किलोमीटर के बाद में मैं 40 दिन तक साइकिल नहीं चला पाई थी। लेकिन वो 40 दिन साइकिल नहीं चलाने के दौरान जो मेंटल कंडीशन थी, जो रिकवरी आ रही थी, तब मुझे हर बार यही ख्याल आता कि नहीं, ये टाइटल तो मुझे अपने नाम पे चाहिए ही चाहिए, किसी भी कंडीशन में मुझे ये टाइटल चाहिए। 40 डेज़ की रिकवरी के बाद में 41st डे मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैं ये सीरीज़ वापस ख़त्म करूँगी, वो भी नॉर्मल लोगों के कट ऑफ टाइमिंग में, और ये टाइटल अपने नाम पे करूँगी।
42nd 43rd डे पे मैंने वापस ये शुरू किया। और सारी जो सारी इवेंट मैंने की थी उससे हाई एलिवेटेड वाली और उससे टफ इवेंट मैंने सिलेक्ट की ऑलरेडी, और सब में रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कर दिया। आने से पहले, इवेंट आने के पहले ही सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया। और वो सारी सीरीज़ 200, 300, 400, 600 की विद इन कट ऑफ टाइम फिनिश करके ओनली 43 डेज़ में जो सीरीज़ मुझे एक साल में फ़िनिश करनी होती है वो 43 डेज़ में मैंने फ़िनिश करी और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम पे बना दिया, इंडिया फर्स्ट डिफरेंटली एबल सुपर रन एंड्योर का। तो ट्रैकिंग से लेके बंगी जंपिंग से साइकिलिंग, अल्ट्रा साइकिलिंग, आयरन मैन, स्काई साइकिलिंग, ये सारे मेरे ऐसे सपने थे जो शायद नॉर्मल इंसान ही देख सकता है या उसे पूरा कर सकते हैं, ऐसा नॉर्मली ख्याल आता है। लेकिन ये सारे सपने थे, उनको पूरे करने के लिए मैंने एक स्टेप लिया और रास्ता अपने आप बनता गया। और आज मैंने वो सारे सपने जी रही हूँ जो मैं देखती हूँ उसको। अगर मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो। जस्ट आपका बॉडी का जो फिज़िकल एबिलिटी है उसका लिमिट हो सकता है, लेकिन आपके सपनों का, आपके मन में जो विचार है या कुछ करने की डगस है उसका कोई लिमिट नहीं है। जस्ट आप एक स्टेप लीजिए, रास्ता अपने आप बनता जाएगा। मुश्किलें किसकी जिंदगी में नहीं आती, हालात किसको नहीं तोड़ने की कोशिश करते, लेकिन कुछ लोग अपनी मुसीबतों से डर जाते हैं और कुछ लोग अपनी काबिलियत के भरोसे उन मुसीबतों से लड़ जाते हैं। मेरे आज के अल्फाज उन्हीं लोगों के लिए हैं जिन्हें अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। हालात चाहे कैसे भी हों, कभी खुद को नहीं रोका, क्योंकि मेरी सफलता ही मेरे दुश्मनों के मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा होगा। ऊंचे हैं सपने मेरे, ऊंची है परवाज़, मेरी खामोशी ही तो है मेरी आगाज, करके दिखलाऊंगा मैं, मुझको है विश्वास, सुनता हूँ बस मैं मेरे मन की आवाज, दिल में है चाहत अपनी मंजिल को पाने की, फितरत नहीं किसी को नीचा दिखाने की, वक्त बुरा है ये सब बातें हैं बकवास, करता हूँ मैं तो अपनी मेहनत पे विश्वास, क्योंकि ऊंचे हैं सपने मेरे, ऊंची है परवाज़, मेरी खामोशी ही तो है मेरी आगाज, करके दिखलाऊंगा ये मुझको है विश्वास, सुनता हूँ बस मैं मेरे मन की आवाज, अपना पराया मुझे सबकी पहचान, बाकी दुआएं और पिता का सम्मान, करना है मुझे पूरे उनके अरमान, दिल में है मेरे बस जुनून का तूफान, दिल में चाहत थी गिरा और गिरकर संभलता रहा, तूफानों ने बहुत कोशिश की लेकिन हौसले का चिराग जलता रहा, लोगों की फितरत थी वो हंसते रहे, तुझसे नहीं होगा ये ताने कसते रहे, लेकिन मैं मंजिल की तरफ चलता रहा और चलता रहा।